मौर्य कला और स्थापत्य कला। मौर्य काल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अशोक अशोक से पहले कलाकृतियों में प्राय ईंट और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, परंतु अशोक के समय से इस क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अशोक ने कई नगरों, स्तूपों, विहारों, स्तंभों, गुफाओं और भवनों का निर्माण करवाया। अशोक ने कई नए नगर भी बसाए। उसने श्रीनगर और ललित पाटन दो नगरों का निर्माण करवाया। कल्हण का विचार है कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की नींव अशोक ने रखी थी। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार अशोक ने वह 500 बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। अशोक ने ललित पाटन का निर्माण उस समय करवाया जब वह अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल की यात्रा पर गया। वहाँ उसने 5 स्तूपों का निर्माण भी करवाया। चारुमती ने अपने पति देवपाल के नाम पर नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना भी की थी। भवन। मौर्य काल के भवनों का अपना विशेष स्थान है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के भवन ईरान के सूसा और एकवतना के भवनों से सजावट और कला में अधिक सुंदर है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक भवनों के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी आदि का प्रयोग होता था, परंतु अशोक ने लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग शुरू किया। अशोक को स्थापत्य निर्माण का बड़ा शौक था। उसने अपने रहने के लिए पाटलिपुत्र में एक अत्यंत सुंदर महल बनवाया था, जो कि एक विशाल उद्यान में स्थित था। जब फायान ने उसे देखा तो वह चकित रह गया था और उसने लिखा कि यह सब असुरों द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। उन्होंने पत्थर चुनकर दीवारों और द्वारों का निर्माण किया और उन पर ऐसी सुंदर खुदाई और पच्चीकारी की जो संसार के मनुष्यों के लिए करनी असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य काल के कलाकार भवन निर्माण में दक्ष थे। स्तूप। स्तूप बुद्ध अथवा महान बौद्ध आचार्यों की अस्थियों के ऊपर बनाए जाते थे। स्तूप मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। ये कथन यद्यपि ठीक प्रतीत नहीं होता है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक ने पर्याप्त संख्या में स्तूप बनवाए। अशोक की मृत्यु के बाद कई सौ वर्षों बाद चीनी यात्री फायान, ह्वेनसांग आदि अनेक स्थानों पर अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों का उल्लेख करते हैं। विशेषकर ह्वेनसांग ने ये स्तूप तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, गया, वैशाली आदि नगरों में देखे। स्तूप अर्ध गोलाकार होते हैं और उनका आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से भरा होता है। बाहर के भाग में पक्की ईंटें लगी होती है और उन पर प्लास्टर होता था। स्तूप के ऊपर लकड़ी या पत्थर का छत्र होता था। स्तूप की परिक्रमा करने के लिए उसके चारों ओर पदमार्ग बनाया जाता था। कला की दृष्टि से सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। आज भी वह मौर्य सम्राट के समय की कला के सौंदर्य का द्योतक है। उसकी ऊंचाई 77.5 फुट, व्यास 121 से आधा फुट और चारों ओर लगी बाड़ की ऊंचाई 11 फुट है। मूल स्तूप ईंटों का बनाया गया था और उसका आकार छोटा था। बाद में उसके आसपास पत्थर की चिनाई करके उसके आकार को दुगना कर दिया गया। मूल वेस्टनी प्रारंभ में लकड़ी की बनी थी, बाद में पत्थर की बना दी गई। वेस्टनी में 4 तोरण हैं जो बाद में बनाए प्रतीत होते हैं। प्रदक्षिणा पथ पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई है। स्तंभ। अशोक ने बड़ी संख्या में साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में स्तंभ बनाए। अशोक द्वारा बनाए स्तंभों की संख्या ठीक से तो नहीं बता सकते, किंतु अनुमान किया जाता है कि उनकी संख्या 30 से 40 तक थी। स्तंभों का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया था। स्तंभ आधार की ओर से तो मोटे परंतु शीर्ष की ओर पतले होते गए। स्तंभ का निर्माण एक ही पत्थर से किया जाता था और पत्थर पर इतनी कुशलता और चतुराई से पॉलिश की जाती थी कि दर्शकों ने स्तंभों को धातु से बनाया हुआ समझ लिया। स्तंभ के 3 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग ध्वज या स्तंभ का तना जो बिल्कुल सादा परंतु चिकना और चमकीला है। दूसरा भाग अंड या गला जो गोल बना हुआ है, धार्मिक प्रतीकों, चक्र, पशु, लता, पुष्प से विभक्त और अलंकृत है। सबसे ऊपर स्तंभ का शीर्ष है जिसमें सिंह, हस्ती, अश्व, वृषभ आदि की मूर्तियां एक या कई साथ बनी हैं।
इन स्तंभों की ऊंचाई 40 से 50 फुट और वजन 50 टन तक है। 80 टन के वजन के स्तंभों का वर्णन भी मिलता है। स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां और कमल का फूल बना हुआ है। कला की दृष्टि से अशोक का सारनाथ का स्तंभ सबसे अच्छा है। इसे अशोक ने बौद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन की स्मृति में बनवाया था। अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ टोपरा, मेरठ, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, रोमिंदेई आदि स्थानों पर मिले हैं। इन स्तंभों पर जो पॉलिश है वह शीशे की भांति चमकती है। उनके पॉलिश के रहस्य को आज भी कारीगर नहीं समझ सके हैं। स्तंभों के मस्तक शिल्पकला के अत्यंत सुंदर नमूने माने जाते हैं। सर जॉन मार्शल ने उनकी इन शब्दों में प्रशंसा की है कि ये आकार और शैली की दृष्टि से भारत की शिल्पकला को निस्संदेह सर्वोत्तम कृतियाँ हैं और मैं समझता हूँ कि ये संसार के प्राचीन इतिहास में अद्वितीय है। सारनाथ का स्तंभ सारे पत्थरों के स्तंभ से अधिक सुंदर है। इसमें 4 शेरों की आकृतियाँ हैं जो परस्पर पीठ सटाए बैठी है। शेरों के नीचे के पत्थर पर 4 धर्मचक्र, 4 घोड़ा, शेर, हाथी, बैल के चित्र अंकित है और नीचे उल्टी घंटी सी बनी है। समस्त मस्तक पर काले रंग की पॉलिश की हुई है। सारनाथ वाला शीर्ष अत्यंत विकसित कला का नमूना माना जाता है। सारनाथ शीर्ष उस कला का प्रतिनिधित्व है जिसके पीछे कई पीढ़ियों का परिश्रम और अनुभव है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि स्तंभों के शीर्ष भाग यूनानी तथा ईरानी कला के अनुकरण पर बनाए गए थे, किंतु हेवेल इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं कि मौर्य राजा ईरान से कारीगरों को मंगवाकर ये निर्माण करवाते थे। इस प्रकार की धारणा ये सिद्ध करती है कि भारतीय विचारों से पूरी तरह अवगत नहीं है। सत्य है कि शाही कारीगरों पर इंडो आर्य विचारों का प्रभाव था। अशोक के स्तंभों पर घंटी के आकार ईरानी शीर्ष में दिखाई देता है। यह शीर्ष भारतीय कला की वस्तुओं पर साधारणतः पाया जाता है। भारतीय कला में सांकेतिक लक्षण का प्रयोग होता है, इसलिए इस आकार को ईरानी कला की घंटी का आकार समझना मालूम है। स्तंभ पर वह आकार फूल का संकेत है, न कि घंटी का। वह भगवान विष्णु संबंधी आकाश का नील कमल है। इसकी आकृति एक छत्र सी है जो विश्व राज्य की भारतीय राजवंशों का निजी विचार है, और कमल संबंधी सांकेतिकता भारतीय विशेषता है, नहीं ना कि ईरानी। कमल की गुलाबी पंखुड़ियाँ उषा सुंदरी के वस्त्र थे और उसका आवरण उदयमान सूर्य का प्रतीक। इसके अतिरिक्त ईरानी और भारतीय स्तंभ किसी बड़े भवन के अंग थे, परंतु अशोक के स्तंभ पूर्णतः स्वतंत्र है। स्तंभ बनाने का विचार भारत में विदेशी नहीं है। हिंदू मंदिरों के सामने छोटे छोटे स्तंभ तो होते ही हैं, जिन्हें देवता के चिन्ह, चक्र या त्रिमूर्ति आदि से सुसज्जित किया जाता है। अशोक के स्तंभ उन राष्ट्रीय ध्वजों या जातीय पताकाओं के प्रतीक है जिन्हें वैदिक संस्कार करने के स्थान को सीमाबद्ध करने के लिए लगाया जाता था। मौर्य स्तंभ और ईरानी स्तंभों में अंतर भी है। मौर्य स्तंभ पूर्णतः गोलाकार है, जबकि ईरान के स्तंभों में कंगूरे हैं। मौर्य स्तंभ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, जबकि ईरान का स्तंभ बहुत से पत्थर जोड़ के बनाया गया है। मौर्य स्तंभ एक बढ़ई का बनाया हुआ प्रतीत होता है, जबकि ईरानी स्तंभ राज का बनाया हुआ प्रतीक होता है। मौर्य स्तंभ में कोई आधार नहीं है, परंतु ईरानी स्तंभ की आधारशिला उल्टे कमल के फूल के समान है। इसके अतिरिक्त मौर्य स्तंभ में ईरानी और यूनानी कला का ऋण अवश्य दिखाई देता है, परंतु उसमें भारतीय कला की देन भी स्पष्ट है। गुफाएं। कठोर पत्थरों की चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की कला का जन्म मौर्य काल में हुआ। मौर्य काल की 7 गुफाओं का वर्णन मिलता है। 4 गुफा अशोक ने बनवाई और 3 गुफाएं उसके पुत्र मौर्य सम्राट दशरथ की बनवाई हुई। ये गुफाएं गया के पास बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में बनाई गई थी। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की भांति चिकनी और चमकदार है। जो गुफाएं अशोक ने बनवाई उनमें सुदामा गुफा और लोमस ऋषि की गुफा बहुत सुंदर है। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है और उसका निर्माण आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया गया था। अशोक ने कर्ण चौपाल नामक गुफा का भी निर्माण करवाया। जो गुफाएं दशरथ ने बनवाई उनमें गोपी गुफा महत्वपूर्ण है।
गोपी गुफा एक सुरंग जैसी गुफा है। उसकी छत शीर्ष पर 10 फुट ऊंची है। उस गोपी गुफा एक लंबा आयताकार हॉल है जिसकी छत मेहराबदार है। कला की दृष्टि से लोमस ऋषि की गुफा विशेष उल्लेखनीय है। उसका प्रमुख द्वार बड़े कौशल से बनाया गया और वह विशद अलंकरण से युक्त है। मूर्तिकला। मौर्य काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। उस काल में मनुष्यों, यक्ष यक्षिणियों, गंधर्वों, देवी देवताओं, पशु पक्षियों, लताओं और पुष्पों की प्रतिमाएं बनाई गई। मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बेस नगर की स्त्री मूर्ति और पटना और दीदारगंज की मूर्तियां विशेष कलात्मक और उल्लेखनीय हैं।